जय हिंद एंड गाइस, आज जो हमारा लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 06 ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर है। तो लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या, रेट कांस्टेंट से रिलेटेड जितने भी जो कॉन्सेप्ट थे उस सारे को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। हम लोगों ने क्या क्या किया था लेक्चर नंबर 05 में हम लोगों ने रेट कांस्टेंट के बारे में डिस्कस किया था। देन वी हैव डिस्कस अबाउट द यूनिट ऑफ के and then we have discussed about the characteristics and significances of K। क्लियर है, मीन्स रेट कांस्टेंट। तो जो बच्चे अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करें केमिकल काइनेटिक्स 05 बाई एटॉमिक माइंड्स एंड देन यू विल गेट दैट पर्टिकुलर वीडियो एंड वॉच फॉर फुल कॉन्सेप्ट। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 06। और लेक्चर नंबर 06 क्या है गाइज? तो गाइज आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत है, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कंटेंट है केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत हम लोग आज उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या है? ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज का जो हमारा लेक्चर है वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। और ये जो है कहा जाता है कि अगर आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको इसकी समझ बहुत अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी जो न्यूमेरिकल्स जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे आपका स्टेट बोर्ड हो या IIT JEE हो या नीट हो, तो सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। क्लियरली है। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में बातें करेंगे कि भाई ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है। क्लियर है। तो चलो हम लोग देखते हैं। तो गाइज हम लोग याद है रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो रेट इक्वेशन एक्सप्रेशन था, तो हम लोग कैसे लिखते थे याद करो। हम लोग लिखते थे R = K दैट इज द रेट कांस्टेंट इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A, यानी यहाँ पे एक X होता था एंड B मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Y। क्लियर है। एंड अगर हम लोग इस तरह का बातें कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन का, A B यहाँ पे A ले लो, यहाँ पे B ले लो, इज गिविंग C। अगर यहीं पे अगर ज़्यादा अगर इस तरह का हो जाएगा A + B C एंड इट इज गिविंग D and E। तो यहाँ पे यही सेम जो है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा R जो रेट लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन लाइक दैट। और यहाँ पे हो जाएगा CZ। एंड अगर इसी तरह से और भी ज़्यादा जो रिएक्टेंट अगर बढ़ते जाएंगे तो उस तरह से जो रेट एक्सप्रेशन है, जो रेट इक्वेशन एक्सप्रेशन है वो बढ़ते चला जाएगा। क्लियर है। तो अब चलो कहीं ना कहीं हमारा जो मेन जो टॉपिक है गाइज यहीं पे है। तो चलो हमारा काम यहीं से हो जाएगा। तो हम लोग इसको जो लेन दिया है उसको हम लोग इरेज कर देते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो जो एज पर रेट लॉ जो रेट इक्वेशन एक्सप्रेशन है ये है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने तो इसके बारे में जाना, क्या जाना कि दिस इज अ रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है। इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया, जो लेक्चर नंबर 5 में पढ़ा है, लेक्चर नंबर 3 और 4 में पढ़ा हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन एंड दिस वन इज द रेट कांस्टेंट, जो मैंने बहुत ही डिटेल में इसको कवर किया। अब यहाँ पे देखो इसके बारे में हम लोग पढ़िए, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए, और इसके बारे में तो हम जानते हैं कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड दिस इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। क्या मैं हर एक पार्ट को बहुत क्लियरली आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन न हो। आई नो इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बट क्या करें, आपको समझाने के लिए हमें हर एक पॉइंट को बताना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली स्किप
नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसमें जो बैठे हैं उनको ऑलरेडी आता हो, बट आपके बीच में भी बहुत सारे एक ऐसे बच्चे भी हैं जो या तो पहली बार इस टॉपिक से इनकाउंटर हो रहे हैं या जिनको एक छोटी भी चीज़ें समझ में नहीं आती है, क्योंकि हर एक बच्चे का अपना अपना स्ट्रेंथ होता है। तो मेरा जो पर्पस है, मेरा जो एम है कि भाई कोई भी एक बच्चा न बचे, सभी को समझ में आना चाहिए। क्लियर है? तो चलो, तो क्लियर है। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे तो इसके बारे में पढ़ लिया, लेकिन अभी तक हम लोगों ने इसके बारे में नहीं जाना जो एक्सपोनेंट है, जो कंसंट्रेशन टर्म के पावर में है। क्लियर है? तो इसी को जो कंसंट्रेशन टर्म के जो पावर में है गाइस, चलो इसको मैं इरेज करता हूँ। तो इसी को क्या बोला जाता है, ये देखो यहाँ पे, इसी को बोला जाता है ऑर्डर। क्लियर है? तो ये देखो एक्स ए है, मीन्स लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं है, जो गुलबर्ग साहब और वाजी साहब के द्वारा जो दिया गया था। क्लियर है? तो ये क्या है, ऑर्डर है। ये दोनों को, ये जो एक्सपोनेंशियल जो लेटर है या जो पावर में जो रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन के जो पावर में जो लेटर है, हियर इज द एक्स एंड हियर इज द वाई, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। क्लियर है? तो चलो अब यहाँ पे देखो कि ऑर्डर तो हम लोगों ने बोल दिया। तो ऑर्डर कितने तरह के होंगे, ऑर्डर 2 तरह के होंगे। कौन कौन से होंगे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, एक होगा पार्शियल ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, और यहां पे होगा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? तो ये जो है पार्शियल ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट मीन्स, अगर आपसे कोई पूछे कि प्लीज टेल अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्लियर है? तो अगर हम ई के रिस्पेक्ट में बातें करें तो क्या है ऑर्डर, एक्स। अगर बी के रिस्पेक्ट में बातें करें तो क्या है ऑर्डर, वाई। लेकिन जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा गाइज, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू एक्स प्लस वाई। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड ऑर्डर, जिसे हम किससे इंडिकेट करते हैं, जिसे हम इंडिकेट करते हैं एन से। जो मैं आपका रेट कांस्टेंट के टाइम में, जो मैं आपका जब यूनिट का जब कैलकुलेशन कर रहा था तो वहाँ पे मैंने एन यूज किया था, तो वो वाला एन यही एन है। क्लियर है? तो अब क्या हम यहाँ से डेफिनेशन अगर हमसे कोई पूछ देते कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्लियर है? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या इसका डेफिनेशन, तो चलो लिखते हैं, द एक्सपोनेंट ऑफ concentration term of reactant of each reactant, the exponent of concentration term, the exponent क्या है, x है, यहाँ पे क्या है, y है, term of each reactant is called partial order with respect to reactant। क्लियर है? एंड समेशन ऑफ दिस exponent will give overall order of reaction। क्लियर है? तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। तो गाइज ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? तो हम इस तरह से अगर जब कॉन्सेप्ट हमारे पास होगा तो हम किसी भी
टर्म का, किसी भी कॉन्सेप्ट का खुद से डेफिनेशन बना सकते हैं, खुद से उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कॉन्सेप्ट। क्लियर है? तो इसीलिए एक छोटी चीज़ों पे मैं मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपके पास प्रॉपर कॉन्सेप्ट हो, आपको कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं पड़े। क्लियर है? तो चलो हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई चलो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर उसका ऑर्डर मैं कैलकुलेट करता हूँ। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ एक इक्वेशन, NO2 गैस का रिएक्शन हो रहा है किससे, F2 गैस से, एंड देन इट इज गिविंग NO2F। क्लियर है? अब इसको आप बैलेंस कर दो, तो यहाँ पे 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 4 हो गए नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 कर दिया तो 2, एंड देन सारे जो स्टोइसियोमेट्रिक कोफिशिएंट वो अब बैलेंस है, तो दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो, तो इसका जो ऑर्डर है, अगर आप लॉ ऑफ मास एक्शन से लिखोगे, देखो मैं आपको रिकैप भी करा रहा हूँ ताकि अगर आप कोई भी चीज़ें भूल गए हो तो आप उसे सुधार कर पाए। क्लियर है? तो इसका जो अगर मैं रेट की बातें करूँ तो क्या होगा गाइस, तो यहाँ पे K और यहाँ पे क्या है NO2, यहाँ पे इसका स्टोइसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2 है, एंड यहाँ पे सिंपली F2। क्लियर है? तो क्या ये सही है? क्या ये सही है लॉ ऑफ मास एक्शन? नहीं, इट माइट बी राइट, right in some cases, and that cases will be for elementary reaction। अब आपका जो लेवल है ना वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है ना? तो आप समझ रहे हो ना? तो इट माइट बी राइट इन सम केसेस, बट जो जनरल जो कॉन्सेप्ट है ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है हम किसके बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, उसका वन एंड ओनली उसका एक ही उपाय है, वो है एक्सपेरिमेंटली डिड्यूस्ड। क्लियर है? अगर एक्सपेरिमेंटली वो पाया गया है तो ठीक है, हो सकता है कि कभी कभी मैच कर जाए स्टोइसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, बट इट डजंट मीन्स कि हमेशा वो दैट इज अ लॉ और दैट इज अ रूल। क्लियर है? तो हमें जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो हमें याद नहीं रखना है। क्लियर है? हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि किसके लिए वैलिड है। तो हम इस केस में अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो जो एक्सपेरिमेंटली पाया गया इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए क्या पाया गया, KNO2 एंड हियर इज द F2। तो चलो हम देखते हैं टॉपिक सम important facts about the order of reaction। तो ये जितने भी जो साइंस के जो बच्चे हैं, जितने भी जो केमिस्ट्री के जो बच्चे हैं, उन्हें ये मालूम होना चाहिए इन फैक्ट्स के बारे में कि भाई जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जो प्रॉपर्टी है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है। क्लियर है? तो जो साइंस के जो बच्चे हैं या जो केमिस्ट्री के बच्चे हैं उनको इनके बारे में मालूम होना चाहिए। क्लियर है ना? तो चलो अब यहाँ पे देखते हो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिड्यूस्ड एक्सपेरिमेंटली। There is no relation with stoichiometric coefficient of balanced। क्लियर है? बैलेंस्ड
chemical reaction. It means क्लियर है। तो पहला क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है गाइस, इस आप एक गांठ मान लो, ये जो है एक्सपेरिमेंटली ही ये डिड्यूस किया जाता है। हम इसको बाय लुकिंग एट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, हम उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या है, NO2 प्लस H2, यहाँ पे बना N2 प्लस H2O। क्लियर है। अब यहाँ पे मिलाओ, दिस इज द गैस, दिस इज द गैस, दिस इज द गैस एंड दिस इज द गैस। ठीक है। अब यहाँ पे मिलाओ, यहाँ पे N2 है, यहाँ पे 2 मिला दो, यहाँ पे H2 है, 4 कर दो, यहाँ पे 2 कर दो, तो क्या सारे मैच हो रहा है, देखो। तो या इट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है ना। मीन्स वी हैव बैलेंस्ड मास, तो इट्स अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्लियर है। तो अगर मैं सिंपली अगर इसके ऊपर देखूं, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो अगर सिंपली मैं देखूं और हमें अगर वो जो गुलबर्ग साहब का जो है अगर याद है, तो हम अगर ऐसे डायरेक्टली इसको लिख दें कि NO2, अब चूँकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 कर दिया, और H2 यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो हमने अगर इसे लिख दिया तो ये क्या है गाइस, ये गलत है। क्यों गलत है? हो सकता है कि कभी जो H पर जो लॉ ऑफ मास एक्शन हम लिखते हैं और जो एक्सपेरिमेंटली जो डिड्यूस हुआ है जो रेट लॉ के अकॉर्डिंग, तो दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो लॉ बन चुका है या वो रूल है। क्लियर है। तो क्या होगा, तो एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया है, एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि KNO2 एंड हियर इज द H2। क्लियर है। तो मीन्स जो एक्सपेरिमेंटली पाया गया वही ओके है। क्लियर है। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। नो रिलेशन मीन्स देयर इज नो रिलेशन विथ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। हमें ठीक है वो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, बट हमारा उसके जब वेन एवर वी विल कैलकुलेट अबाउट द ऑर्डर या वेन एवर वी विल टॉक अबाउट द order of the reaction, तो at that time you don't consider stoichiometric coefficient of the balanced chemical equation। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। क्लियर है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट, तो प्लीज आप इसे नोट डाउन कर लें पॉज करके। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं सेकेंड पॉइंट, कि भाई सेकेंड पॉइंट जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स है अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो क्या है। जैसे order of reaction might be integer, fraction और जीरो। इंटीजर बोथ तरह का, either it will be पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर है। अगर मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, A प्लस B इज गिविंग CC, तो अगर मैं इसका अगर मैं इसका रेट इक्वेशन लिखता हूँ, तो फॉर एग्जांपल कि AX एंड हियर विल बी BY। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे X क्या क्या हो सकता है, X मान के चलो -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, -½ भी हो सकता है, +½ भी हो सकता है। क्लियर है। या 0 हो सकता है। y क्या क्या हो सकता है, y का भी वैल्यू सेम हो सकता है, -1 +½ -½ +½ 0। और उसी प्रकार जब हम इन दोनों को समीशन करेंगे तो क्या होगा गाइज, n इक्वल टू x प्लस वाई। तो ये भी क्या हो सकता है, ये भी यहाँ पे एक्सेट्रा लिख लो ना। मीन्स इस हमें यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि इसका वैल्यू माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। उसी प्रकार इसका भी वैल्यू क्या हो सकता है, तो इसका वैल्यू भी क्या हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है एंड
फ्रैक्शन भी हो सकता है। क्लियर है? तो इसका कहने का मतलब क्या है कि हम लोग जब अपने कॉन्सेप्चुअल वे में जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमने क्या देखा था कि x + y एक जो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ना, उसमें क्या है कि हम लोग x और y को जोड़ते हैं तो जनरली वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है या क्या होता है, इंटीजर आता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया, बहुत सारे केमिकल जो रिएक्शन है उसमें ये पाया गया कि जो x + y = जो n है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 0 भी होता है, वो माइनस में भी होता है, वो प्लस में भी होता है, और वो फ्रैक्शन भी हो सकता है। क्लियर है? तो फैक्ट नंबर 2 यही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो कि जैसे O3 जब गैस है जो कन्वर्ट होता है किसमें गैस, O2 गैस में, तो इसको बैलेंस करो 2 एंड हियर विल बी 3। तो इसका जो अगर चलो इसको हम लोग इरेज करते हैं, तो इस केस में एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू O2 कितना है गाइस, -1। उसी प्रकार ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन है रिस्पेक्ट टू O3 ये पाया गया क्या है, +2। क्लियर है? तो ओवरऑल ऑर्डर जो है वो क्या हो गया, -1 + 2 अल्टीमेटली 1 है। तो इसे हम जब इंडिकेट करेंगे तो कैसे करेंगे, R = K O3 to O2-। क्लियर है? तो इस तरह से ये देखा गया कि भाई जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है? थर्ड पॉइंट, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन can be retained as per law of mass action। तो मैंने इसको बहुत लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है मैंने बहुत ही डिटेल में कवर किया है। वो क्या किया है, लॉ ऑफ मास एक्शन में बेसिकली क्या होता है, जो एक्सपोनेंट में जो कॉन्संट्रेशन टर्म का जो पावर है उसमें क्या होता है, उसमें सिंपली जो रिएक्शन है उसका स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट होता है। बट वो किस केस में, वो होता है एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में। तो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन वो ऐसा रिएक्शन होता है जो सिंपली एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है? जो कि बहुत कम होते हैं, बाकी जो 90% जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो क्या होता है गाइज, वो होता है कि जैसे हम A से B बनाया तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया, लेकिन क्या बहुत सारे रिएक्शन यहीं पे कंप्लीट हो गया। बहुत सारे रिएक्शन क्या होते हैं, फर्स्ट स्टेप में जैसे यहाँ पे A2 ले लो B2 ले लो, तो पहले क्या होगा, A ब्रेक होगा A + A में, एंड देन सेकेंड में क्या होगा, B2 ब्रेक होगा B + B में, एंड देन थर्ड वन क्या होगा कि भाई A और B के साथ रिएक्शन होगा, देन इट विल क्रिएट C। क्लियर है ना? तो इस तरह से आप यहाँ पे देखोगे गाइस कि इस तरह से यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे मल्टी स्टेप है। तो जो मल्टी स्टेप वाले जो रिएक्शन होते हैं उसे हम एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं कहते। इसीलिए अगर आपके क्वेश्चन में अगर एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंपली जो सिंगल स्टेप जो रिएक्शन अगर गिवन है तो इसका मतलब क्या है, आपको लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो करना है। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे देखो A + B इज गिविंग C। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो कैसे लिखते थे, KAX BY। क्लियर है? दिस इज पर एज पर
एज पर रेट लॉ। क्लियर है? तो चूंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट्री रिएक्शन, तो गाइज यहीं पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो प्लीज आप इसे रिमार्क कर लो। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है कि भाई जो भी है, जो इसका जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या होगा, उसका स्टोइशियोमेट्री होगा ए, एंड हियर इज द बी, एंड यहाँ पे बी। क्लियर है? तो फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन इट इज आल्सो राइट। क्लियर है? तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपके क्वेश्चन में एलिमेंट्री रिएक्शन मेंशन इट मींस यू हैव टू राइट स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट एक्सपोनेंट। क्लियर है? तो ये सारे फैक्ट्स थे जो हमें जानना चाहिए, ताकि मैंने आपके छोटे छोटे पॉइंट इसलिए बताया कि ताकि ये सारे जगह जब आपके पास कॉन्सेप्ट होंगे तो आप बहुत अच्छा से जो केमिकल काइनेटिक्स है या जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसको आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन में आइदर इट विल बी थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल यू कैन हैंडल इट। क्लियर है ना? तो आई थिंक ये जो आज का जो लेक्चर था आपको समझ में आया होगा। तो गाइस अभी जो हमारा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, तो उसमें हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल करेंगे, और ये देखेंगे कि भाई किस तरह का क्वेश्चन जो है IIT JEE नीट या अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें पूछे जाते हैं। क्लियर है ना? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को ही कंटिन्यू करेंगे एंड विल गो फॉर द लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो चलो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत।